So, today we will begin with our political science class 12th. There are two books, and we will start with our first book, that is Contemporary World Politics. And the first chapter is Cold War. So, let's begin with our overview of the chapter. Cold War was a war of dominance between the United States and the Soviet Union. We will also discuss about non-aligned movement and the new international economic order. Here is the definition of Cold War. The Cold War referred to the competition, the tensions, and a series of confrontation between the United States and the Soviet Union. तो अब इसको समझते हैं हम। कोल्ड वॉर के टाइम पे बोथ यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस करना चाहते थे, तो जिसकी वजह से अब डोमिनेंस दोनों कंट्री तो पूरे वर्ल्ड पे कर नहीं सकती, तो जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन्स हो गए थे, कॉन्फ्रंटेशंस हुए थे, तो उसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो फर्स्ट लुक एट क्यूबा, द लोकेशन ऑफ क्यूबा। It is located in the south of United States, and as you can see, it is an island. It is an island nation. क्यूबा और यूएसएसआर एलाई थे, क्योंकि क्यूबा भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी और यूएसएसआर भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। तो अप्रैल 1961 में क्यूबा के रूलर यानी फिडेल कैस्ट्रो जिनका नाम था, और यूएसएसआर के लीडर जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा यूएसए के काफ़ी पास था, तो रशिया ने डिसाइड किया कि हम क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेस करेंगे, ताकि जिससे यूएस उसके काफ़ी क्लोज रेंज में आ जाएगा फायर करने पे। तो रशिया ने वहाँ पे अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेस कर दिया, सेटअप कर दिया। तो आफ्टर 3 वीक्स यूएस को पता लग गया कि यूएसएसआर ने वहाँ पे अपने मिसाइल्स प्लेस किए हैं। उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी ने डिसाइड किया कि वो अपने शिप्स भेजेंगे, ताकि वो यूएसएसआर से जो शिप्स आ रहे हैं उसको इंटरसेप्ट कर सकें और यूएसएसआर को वार्निंग दे सके। यूएसएसआर आज हम रशिया को बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो क्लैश हुआ था इन दोनों के बीच में, उसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। अब दोनों जो साइड्स थी वो नर्वस हो गई और वो वॉर को अवॉइड करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका लॉस हो। तो उन्होंने डिसाइड किया, सोवियत यूनियन ने, कि वो अपनी शिप्स को वापस मोड़ लेगा। So here in the picture we can see Nikita Khrushchev and John F. Kennedy, President of USA and leader of Soviet Union, were discussing about the Cold War, how to end it. Or we can say avoiding, dealing, how to end this. So now the definition is given here. The Cold War referred to the competition, the tensions, and a series of confrontations between the United States and the Soviet Union, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में नहीं बदली, वो कोल्ड वॉर ही रहेगी। अब समझते हैं हॉट वॉर एंड कोल्ड वॉर में डिफरेंस क्या होता है। सो हियर यू कैन सी, a hot war is a war in which the guns, weapons, and armies of opponents are directly involved. And a Cold War is a political war in which violence is not employed. So we can say हॉट वॉर वो वॉर होती है जिसमें गन्स वगैरह यूज होती है, आर्मीज यूज होती हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, बैटल्स जितने भी हम जानते हैं। बट कोल्ड वॉर पॉलिटिकल वॉर होती है। ये वॉर बात बात में होती है, ये वॉर आइडियोलॉजीज के बीच में होती है, डोमिनेंस के लिए होती है, इसमें वायलेंस नहीं होता। So this is the main difference between a cold war and a hot war. Here it is given,
Cold War is an ideological conflict that which is the best and most appropriate way to organize political, economic, and social life all over the world. The US represented the ideology of liberal democracy and capitalism, while the Soviet Union has the ideology of socialism and communism. सो कोल्ड वॉर जो था वो आइडियोलॉजिकल वॉर था कि कौन सी आइडियोलॉजी बेस्ट है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को, अपनी सोशल लाइफ को किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो यूएस कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता था क्योंकि यूएस एक कैपिटलिस्ट कंट्री थी और सोवियत यूनियन एक सोशलिस्ट कंट्री थी. सो उनके बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर हुई थी. अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. व्हाट इज़ कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज़ सोशलिज्म. सो फर्स्ट पॉइंट आवर इज ओनरशिप ऑफ एसेट्स. कैपिटलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. जो प्रोडक्शन के मीन्स है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कंपनियों द्वारा ओन्ड होते हैं. एंड इन सोशलिज्म द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट. जो प्रोडक्शन के जो मीन्स है वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं. देन वी हियर द सेकेंड पॉइंट इज इनकम इक्वालिटी. इन कैपिटलिज्म देयर इज अ फ्री मार्केट. जो मार्केट होता है वो फ्री है. एंड इन सोशलिज्म द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द नीड. जो इनकम है एज अ फ्री मार्केट की तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. मीन्स जो जितना ओन करेगा वो इतना लेगा सैलरी. बट जो इनकम सोशलिज्म में है वो अकॉर्डिंग टू नीड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. मीन्स पुअर को इतनी दी जाए इक्वल इनकम ताकि वो रिच के इक्वल स्टेटस पे आ सके. द कंज्यूमर प्राइसेस. द थर्ड पॉइंट इज कंज्यूमर प्राइसेस. कैपिटलिज्म में प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड. जो प्राइस है वो कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है उस बेसिस पे होगा कैपिटलिज्म में. बट सोशलिज्म में जो प्राइसेस है वो गवर्नमेंट सेट करती है. लाइक फिक्स प्राइस होता है एक चीज का. अमीर भी उतने में ही खरीदेगा और गरीब भी उतने में ही खरीदेगा. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एफिशिएंसी एंड इनोवेशन. तो एज कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट होता है तो जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है. तो जो कंपनीज हैं वो न्यू इनोवेशंस करती है और अपने आप को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाती है. बट जो सोशलिज्म होता है उसमें सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होता है तो ज़्यादा उनमें इनोवेशन की इच्छा होती नहीं है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज हेल्थ केयर. जो हेल्थ केयर है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है. कैपिटलिज्म में हेल्थ केयर के जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे डॉक्टर्स के लिए, वो सब प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करवाएगा. एंड सोशलिज्म में हेल्थ केयर ज़्यादातर फ्री होती है या फिर सब्सिडी पे होती है और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है. नेक्स्ट, टैक्सेशन. लिमिटेड टैक्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इनकम. अब जो इंडिविजुअल की इनकम होगी उसके बेसिस पे उससे टैक्स लिया जाएगा और लिमिटेड होगा वो टैक्स. लाइक 10% ऑन द इनकम, 20% ऑन द इनकम, लाइक दैट. बट इन सोशलिज्म जो टैक्स होता है वो थोड़ा हाई होता है और सबके लिए सेम होता है. चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, सबके लिए सेम होगा. और हाई टैक्स इसलिए होता है ताकि इसमें सब कुछ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है तो गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए होते हैं तो वो टैक्स ज़्यादा लेती है. तो आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सी बेस्ट है आइडियोलॉजी. एंड इसी बेसिस पे जो कैपिटलिज्म है वो यूएसए को रिप्रेजेंट करता है और सोशलिज्म जो है वो सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट करता था. अब दोबारा से आते हैं कोल्ड वॉर पे. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज कोल्ड वॉर. तो आप समझ चुके हैं व्हाट इज कोल्ड वॉर. तब समझते हैं कोल्ड वॉर आखिर स्टार्ट हुई क्यों थी. इन 1945 द अलाइड फोर्सेस, 1945 यानी जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी तो अलाइड फोर्सेस यानी कि यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब थे.
और दूसरी जो थी वो थी एक्सिस पावर्स, जिनमें कि जर्मनी, इटली, जापान ये सब थी। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कि 1939 से 1945 तक चली थी, इसमें पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी उसका रीज़न ये था, जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट्स यानी एलाइड की तरफ से, उसने दो बॉम्ब्स गिराए थे जापान पे। पहला था हिरोशिमा शहर पे और दूसरा था नागासाकी पे, वो अगस्त 1945 में, जिसकी वजह से जापान ने सरेंडर कर दिया था। यू कैन सी नागासाकी एंड हिरोशिमा दोनों एटॉमिक बॉम्ब्स थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी। अब यूएस ने वॉर तो एंड कर दी, जिसकी वजह से उसको पूरी दुनिया ये समझने लगी कि वो एक वर्ल्ड पावर है, उसकी वजह से हम वॉर जीते हैं। तो इसके साथ साथ दो न्यू पावर्स आ गई पूरे ग्लोबल लेवल पे। दो न्यू पावर आप समझ सकते हैं, फर्स्ट थी यूएस एंड सेकंड थी यूएसएसआर। यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर्स इन द वर्ल्ड। अब जब दोनों कंट्री समझती है कि मैं पावरफुल हूँ, दूसरी समझती है कि मैं पावरफुल हूँ, और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो कोई भी साइड ये नहीं चाहेगी कि वॉर स्टार्ट हो, क्योंकि लॉस तो दोनों का ही होगा। ये कोई नहीं जानता जीतेगा कौन, बट लॉस दोनों का होगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज हैं। सो उनको उससे कोई पॉलिटिकल गेन नहीं होगा, बट उनकी सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन ज़रूर होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी है। जो हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, एंड जो नागासाकी पे गिरा था उसका नाम था फैट मैन। सो ये उनके कोड नेम्स थे, ये आ सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। नाउ दोबारा से टॉपिक पे आते हैं कि दोनों कंट्रीज वॉर स्टार्ट करना नहीं चाहती थी, इसको बोलते हैं डेटरेंस। नाउ वी विल सी व्हाट इज डेटरेंस। Deterrence, the action of discouraging an event through instilling doubt or fear of the consequences, means यहाँ पे वो इवेंट है यानी कि वॉर, जिसको दोनों अवॉइड करना चाहते हैं। उनको पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू देखी खत्म हुई, वो फिर से एक वर्ल्ड वॉर वो स्टार्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लॉस दोनों को होता और बहुत ज़्यादा होता। सो डेटरेंस भी 1 मार्क्स में आ सकता है, व्हाट इज डेटरेंस। तो हमने डेटरेंस समझ लिया, कोल्ड वॉर समझ लिया। अब आता है हमारा टॉपिक, द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। ब्लॉक्स होते हैं एक तरह से अलायंस सिस्टम्स, दो अलायंस सिस्टम। पहला वो कंट्रीज जो यूएसए को सपोर्ट करती थी और उसके साथ थी, तो वो उसके अलायंस में थी, और दूसरी कंट्रीज वो जो यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी और वो उसके सपोर्ट में थी, मीन्स उसके अलायंस सिस्टम में थी। तो जो दोनों सुपर पावर्स थी वो अपना एरियाज, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना चाहती थी। वो चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उनसे जुड़ते जाएं, उनके अलायंस सिस्टम में आते जाएं, तो जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड जो है वो एक डिवाइडेड हो गई थी। इवन वो चाहती थी कि छोटी से छोटी कंट्रीज, स्टेट्स यानी कंट्रीज, छोटी से छोटे स्टेट्स भी उससे जुड़ते जाएं, और वो जुड़ते भी थे, क्योंकि जो बड़ी सुपर पावर थी उसको प्रोटेक्शन देती थी, वेपन्स देती थी, एंड इकोनॉमिक एड देती थी, ताकि वो अपने आसपास के कंट्रीज से ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो फ़ायदा उनको भी होता था। उनको क्या करना था, उनको बस दूसरे वाले के आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, पूरे प्रोटेक्शन वो देगा, वेपन्स वो देगा, इकोनॉमिक एड वो देगा। तो इसी के साथ सबसे पहले यूरोप में डिवीज़न हो गया, पूरी यूरोप डिवाइड हो गई दो हिस्सों में। जो वेस्टर्न यूरोप थी
यहाँ पे मैप है। ये जो हिस्सा है वेस्टर्न यूरोप का, जो येलो कलर में है, ये यूएसए को सपोर्ट करती थी। मींस ये कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी। और यहाँ पे जो रेड में दिया है वो है वो कंट्रीज जो रशिया को यानी यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। उस टाइम पे रशिया तो नहीं था, उस टाइम पे यूएसएसआर ही था जो यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। जैसे यहाँ पे है पोलैंड, जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। उस टाइम पे जर्मनी भी अलग अलग था, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। अब ये मैप भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैप भी आज के डेट में भी ये बहुत मतलब आता है। व्हाट इज़ फर्स्ट वर्ल्ड, व्हाट इज़ सेकंड वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ थर्ड वर्ल्ड। तो वर्ल्ड कुछ नहीं, ये कंट्रीज़ हैं। जो फर्स्ट में वो आती हैं वो कंट्रीज़ लाइक जो नाटो से जुड़ी हुई हैं। अब नाटो के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगला नाटो ही है। तो फर्स्ट आप समझ लीजिए वो कंट्रीज़ जो नाटो यानी कैपिटलिज्म और नाटो के जो मेंबर्स हैं वो हैं, लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज़। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड यानी जो रेड कलर में दिया है उसमें है रशिया, चाइना और इसके आसपास के पोलैंड वगैरह वगैरह। तो ये कंट्रीज़ हैं जो इसके अलायंस में हैं यानी जो यूएसएसआर के सपोर्ट में हैं। एंड थर्ड वर्ल्ड में जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड में है, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ये सारी थर्ड वर्ल्ड में है। ये थर्ड वर्ल्ड में ये कंट्रीज़ का मैप है जो नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम के मेंबर्स हैं या फिर जो उसको सपोर्ट करते हैं। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में भी हम समझेंगे, पहले आप समझते हैं फर्स्ट वर्ल्ड यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो क्या था। अब नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी फुल फॉर्म दोबारा से सुन लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक इसलिए क्योंकि अटलांटिक ओशन के सराउंड में थी ये सारी कंट्रीज़। इसमें मेनली वही फर्स्ट वर्ल्ड वाली कंट्रीज़, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, ये सब कंट्रीज़ थी। इसमें ये था, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1949 में। और इसका मेन यही था कि जो अगर इनमें से किसी भी मेंबर पे, किसी भी कंट्री पे कोई अदर कंट्री अटैक करती है तो ये नहीं समझा जाएगा कि उस एक कंट्री पे अटैक हुआ है, समझा जाएगा कि उन सब पे अटैक हुआ है और सारे मिल के उस कंट्री का फाइट करेंगे। तो 1949 में तो नाटो फॉर्म हो गई। बट उसके बाद 1955 में वो कंट्रीज़ जो यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी उन्होंने भी एक अलायंस बनाया और एक वार्सो पैक्ट साइन हुआ। वो काउंटर उसके था, मतलब नाटो ने बनाया ना, मतलब यूएस के अलायंस वालों ने नाटो फॉर्म किया तो इन्होंने एक वार्सो पैक्ट के तहत अपने आप को एक ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रुप बनाया, ताकि अगर इन पे भी किसी एक पे अटैक हो तो वो सारे उसको सपोर्ट करेंगे और उसके साथ मिलके दूसरी कंट्रीज़ का फाइट करेंगे। तो यूरोप एक एरेना बन गया कॉन्फ्लिक्ट का, दोनों सुपर पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और उसका सेंटर था यूरोप। तो अब यूएस तो और भी चालाक था, उसने और अलायंसेस बनाने शुरू कर दी, जैसे कि साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सियाटो, एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो। ये मेनली उन कंट्रीज़ के साथ था, जैसे साउथ ईस्ट वाला उन कंट्रीज़ के साथ था, जैसे जो साउथ ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, ताकि उनको अपने अलायंस सिस्टम में जोड़ लिया जाए। तो ये यूनाइटेड नेशन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये अलायंस सिस्टम बनाए थे। तो जो सेंटो है, द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1955 सॉरी, बाय इसमें वही ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की और यूके था। तो ये समझने वाली चीज़ है, यूके था इसमें, यानी यूके किसका पार्ट है, यूके था फर्स्ट वर्ल्ड यानी कि वो कंट्रीज जो कैपिटलिज्म को फॉलो करती। तो ये अलायंस बना रहे थे ताकि जो न्यू कंट्रीज़ हैं, जो न्यू इंडिपेंडेंट हो रही हैं,
उनको अपने अलायंस सिस्टम में जोड़ लिया जाए। तो सेंटो बना था और वो डिसॉल्व भी हो गया था 1979 में। सेंटो डिसॉल्व भी हो गया था, यानी ख़त्म हो गया था ये अलायंस। तो उस टाइम यूरोप में यही चलता रहा, क्रैक्स, स्प्लिट्स, अलायंस टूटते रहे, बनते रहे, टूटते रहे, बनते रहे। तो जो न्यू कंट्रीज थी, जैसे जो उसी टाइम पे इंडिपेंडेंट हुई थी, जैसे इंडिया, इजिप्ट, इन सब ने देखा कि मैं किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ना मैं यूएसएसआर को सपोर्ट करना चाहता हूँ और ना ही मैं यूएसए को सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है। तो उन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी जिसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी मैं किसी की तरफ अलाइन नहीं हूँगा, किसी की तरफ नहीं जाऊँगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो जो न्यू कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी या फिर अफ्रीकन जो कंट्रीज थी जो किसी का हिस्सा नहीं रहना चाहती थी, ना ही वो किसी सुपर पावर का साथ नहीं देना चाहती थी, वो इसका हिस्सा बन जाती थी। अब यहाँ पे फिर से हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। नॉन अलाइंड मूवमेंट हम समझेंगे क्योंकि नया टॉपिक यहाँ पे आ रहा है। वाई द सुपर पावर्स नीडेड एलाइज। सुपर पावर्स को एलाइज क्यों ज़रूरत पड़ती थी, तो जल्दी जल्दी समझते हैं इसको। सुपर पावर्स को इसलिए चाहिए होते थे क्योंकि जो उनके पास, जो छोटी कंट्रीज उनका हिस्सा बनती थी, उनके पास रिसोर्सेज होते थे। जैसे कुछ कंट्रीज जैसे इराक, ईरान, वो जिसका सपोर्ट करेंगे उनके पास ऑयल का रिसोर्स आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे। दूसरा, उनको टेरिटरी, उनकी टेरिटरी बढ़ जाएगी ताकि जहाँ से वो अपने वेपन्स, अपने न्यूक्लियर वेपन्स या फिर ट्रूप्स को लॉन्च कर पाएंगे। लोकेशन मिल जाएगी ताकि वो अपने आसपास के कंट्रीज पे जैसे स्पाई कर सकें। फोर्थ पॉइंट है, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत होती थी क्योंकि वो उसको मिलिट्री प्रोवाइड करवाते थे छोटी कंट्रीज़ को। तो छोटी कंट्रीज़ उनको पे करती थी, वो मिलिट्री नहीं रखती थी, पे करती थी। लाइक एग्जांपल हम ले सकते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया मिलिट्री नहीं रखती अपनी, यूएस को एड करता है और वो उसको पेमेंट करती है यूएसए को। कोल्ड वॉर तो थी, बट उस टाइम पे भी कभी कभी शूटिंग हो जाती थी आपस में। लाइक कोरिया में कभी कभी टेंशन्स, वायलेंस वगैरह बढ़ जाते थे, तो उससे भी लाइफ्स का काफ़ी कॉस्ट होता था। जैसे कोरिया में बढ़ गए थे, बर्लिन में, कॉन्गो में। कोरिया वाला तो इंसिडेंट हमने पढ़ रखा है पिछली क्लास में, हिस्ट्री में था ये, वैसे लास्ट चैप्टर। इसमें ये था कि नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट करता था और वो सोशलिज्म को फॉलो करने लगा, और साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट करता था और वो कैपिटलिज्म को फॉलो करने लग गया। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। अब जो नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और बाकी जो दूसरे लीडर्स थे, उन्होंने एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, नाम NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसने बहुत हेल्प की। उन्होंने कोरिया के बीच में मेडिएट किया, मीन्स वॉर एंड करने में हेल्प की उनको। बट फिर भी पूरी वर्ल्ड नर्वस थी कि वॉर कभी भी हो सकती है। इतनी रोकथाम के बावजूद भी वॉर स्टार्ट हो सकती है। कि मान लो अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, मान लो किसी सोल्जर ने गलती से दूसरे सोल्जर को शूट कर दिया, या फिर कभी न्यूक्लियर वेपन किसी के मिस्टेक से फायर हो गया, तो वॉर स्टार्ट हो जाएगा, पूरी वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा। तो इसलिए नाम चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस कोल्ड वॉर को ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे कार्टून्स दिए हुए हैं। अब यूएसए ने और यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि वो अपने वेपन्स को लिमिट करेंगे, मींस अपने न्यूक्लियर वेपन्स, अपने जितने भी बैलिस्टिक वेपन्स, इन सब के ऊपर एक लिमिटेशन लगाएंगे कि इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम। क्योंकि उनको पता नहीं था कि सामने वाले बंदे पे कितने हैं वेपन्स। तो इन्होंने सोचा कि अच्छा है, चलो उस पर एक लिमिटेशन सेट कर देते कि इससे ज़्यादा वेपन्स नहीं रखेंगे हम दोनों। तो वही उस टाइम पे 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे। पहला था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, दूसरा था न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलिएशन ट्रीटी, एंड तीसरा था एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो इन तीनों का यही मोटिव सेम ही था कि
अपने आर्म्स को यानी अपने वेपन्स को लिमिट करना। अब वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, इसलिए चैलेंजेस टू बायपोलैरिटी हम कल करेंगे। बायपोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझना। हमारा अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है, व्हाट इज बायपोलैरिटी। तो हम बायपोलैरिटी को समझेंगे। एक बार नाम के ऊपर देख लेते हैं। द नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM was established in 1961 through an initiative of Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, Egyptian President Gamal Abdel Nasser and यूगोस्लाव एक कंट्री है तो उसको यूगोस्लाव लिखा गया है, जैसे इंडिया को इंडियन लिखा जाता है वैसे यूगोस्लाव। प्रेसिडेंट जोसेफ बोरिस टिटो, बड़ा अजीब नाम है। इन्होंने मिलके नाम को इस्टेब्लिश किया था। वैसे हमारी बुक में और भी कंट्रीज दी हुई हैं बट मेनली यही 3 थे। तो यही समझ सकते हैं जवाहरलाल नेहरू यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ये इसके की फैक्टर की मेंबर्स